देखिए हम पढ़ रहे थे बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, फिर से याद दिलाता हूँ। मान लीजिए कोई मेटल सरफेस है, मेटल में क्या होंगे भाई, एटम्स। ये देखो इलेक्ट्रॉन, ठीक। अगर बाहर से तुमने लाइट दी, एनर्जी दी, ठीक। पहली बात, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केवल लाइट का डुअल बिहेवियर होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केवल किससे एक्सप्लेन होता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन होता है, ठीक है। वे तो सपोज इसकी जो एनर्जी, ये इसको यहां से, इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालने में कुछ एनर्जी लगेगी, निकालने में कुछ एनर्जी लगेगी। वो एनर्जी को क्या बोलते थे, याद करो, बाइंडिंग एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, या फिर वर्क फंक्शन। इसको कई बार ये भी कुछ लोग, कुछ बुक्स में ये लिखा रहता है, बाइंडिंग एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन। तो सपोज ये एनर्जी थी 80 जूल और बाहर से एनर्जी आई 100 जूल। ये एनर्जी थी 80 जूल। तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 80 इसमें यूज हो जाएगी, 20 जूल। और इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बाहर से एनर्जी आई, इसने एब्जॉर्ब की, ये निकल गया, तो 80 जूल, 100 जूल भेजी। तो इसीलिए क्या बोलते थे, इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इंसिडेंट एनर्जी 100 इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी, 20। अगर इंसिडेंट एनर्जी 90 भेजोगे तो बाइंडिंग एनर्जी तो 80 रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो देखो E इज इक्वल टू क्या लिखा था, बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो E को क्या लिखोगे, h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो ये न्यू नॉट को क्या बोलोगे, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको क्या लिख सकते हो, hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। ये तीन तरीके से लिख सकते हो। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, अगर इंसिडेंट एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होगी, यानी न्यू नॉट से ज्यादा होगा, और ये कम होगा। याद करो, ये 1 में जब ऊपर ले जाओगे तो ये इक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा कब, जब बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। और ये हमने पढ़ा था भाई। और क्या पढ़ा था हमने, यही पढ़ा था बस। एक सवाल दिया था आपको, ठीक है, एक सवाल करते हैं। सवाल का मुझे लगभग 40-45 बच्चों ने आंसर भेजा और सबने सही भेजा। एक बच्चे ने थोड़ी गलती की। वो बच्चा वो जिसको व्हाट्सएप पे मैंने बोला भी कि सी द यूनिट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तब भी उसने वो देखकर भी उसने गलत किया। तो बेटा वो बच्चा जिसको मैंने लिखा था व्हाट्सएप पे सी द यूनिट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो देखो गलत क्यों है। क्वेश्चन क्या दिया था, वर्क फंक्शन कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक क्वेश्चन दिया था ना आपको, वर्क फंक्शन कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाहर से जो इंसिडेंट एनर्जी का लैम्डा है वो कितना है, 1000 एंगस्ट्रॉम। पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी फोटो इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो तुम ये देखो, पहली बात, इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। इंसिडेंट एनर्जी E, तो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और अगर h, c और लैम्डा की हम वैल्यू लिख देंगे, h, c और लैम्डा की वैल्यू हम लिख देंगे, तो ये किस में आएगी, हमारी एनर्जी की वैल्यू जूल्स में आएगी। क्यों, क्योंकि h की वैल्यू क्या होती है, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल पर सेकेंड। तो
देखो मतलब क्या है कि अगर हम ये लिख दें 1000 एंगस्ट्रॉम है ना, तो 10⁻⁻10 मीटर। तो ये जो भी वैल्यू आएगी ये किस में आएगी, जूल्स में आएगी। और इधर जो वैल्यू है वो किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देखो दो तरीके हैं इसको करने के, या तो ये करो तो तुम इन वर्क फंक्शन कितना बोलोगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, तो इज इक्वल टू 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻9 जूल प्लस काइनेटिक एनर्जी। एक तो ये तरीका हो गया, इसमें दोनों तरफ यूनिट किसमें है, जूल में, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी किसमें आ जाएगी, जूल में। ये नीट का क्वेश्चन था, ठीक है सर। आईटी के क्वेश्चन आप नहीं करा रहे हो आजकल, बेटा आईटी के भी आएंगे, अभी थोड़ा रुक जाइए, आएंगे धीमे धीमे, ठीक। दूसरा तरीका क्या होता है, ई देखो होता है hc/λ, ठीक है। तो सर इसको कैलकुलेट कर लो हमेशा के लिए ही, HOC की वैल्यू तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी, तो इसको क्या करो हमेशा के लिए कैलकुलेट ही कर लो। तो देखो क्या होती है वैल्यू, E इज इक्वल टू 12400/λ। लैम्डा को किसमें रखोगे, एंगस्ट्रॉम में, और एनर्जी किसमें आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये देखो ये ट्रिक है, ये एनर्जी डायरेक्टली लैम्डा से अगर आपको निकालनी है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो E इज इक्वल टू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। देखो यानी यहां पर 1000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ दी है, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी, 12400 अपॉन 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कटा, ये एनर्जी कितनी आ गई, सीधे सीधे 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझे बेटा। तो अब देखो फिर हम क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, यहां लिख देता हूं, यानी 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन कितना है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 12.4 माइनस 4 इज इक्वल टू 8.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जिस बच्चे से मैंने बात की थी व्हाट्सएप पे, वो ये देखो ये सही है, 8.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो दो तरीके थे, एक तरीका ये था hc/λ, ये जनरल तरीका है। तो ये इस तरह से आपको थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन इसमें गलती के चांसेस आपके कम है। क्यों, इसमें दिमाग कम लग रहा है। hc/λ से किया जूल, तो इधर भी हमें यूनिट किस में रखनी पड़ेगी, जूल में, ठीक। सेकंड मेथड क्या है, उसमें ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि इसको याद कर लो, ये याद तो सभी को होना चाहिए कि अगर लैम्डा दिया एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या करो, E इज इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ये किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो लैम्डा दिया है क्या, 1000 एंगस्ट्रॉम, तो E इज इक्वल टू 12400 अपॉन 1000, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 12.4 आ गई, यहां रख दिया। तो काइनेटिक एनर्जी पहले मैंने निकाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और फिर निकाली इसमें। इस सवाल में गलती क्या होती थी, यूनिट्स की, जो बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है और इधर इसको सॉल्व करोगे तो किसमें आएगा, जूल्स में, ठीक है ना। अच्छा, कई बच्चे मुझसे बुक्स पूछ रहे हैं कि बुक्स कौन सी लेनी है, तो बुक्स के लिए मैं बोलूंगा कि पहली बात तो जो असाइनमेंट आप वही कर लीजिए। जेई में मैं ज्यादा बुक्स कराऊंगा, नीट में मैं कम बुक्स कराऊंगा, क्योंकि जितनी जिसकी रिक्वायरमेंट है उतनी उस हिसाब से कराऊंगा। नीट को मैं अभी बुक्स बता रहा हूं कौन सी लेनी है। देखिए, अगर नीट वाले को बुक लेनी है तो पहली बुक आपके पास होनी चाहिए 32 इयर्स नीट, 32 इयर्स या 31 इयर्स नीट या 30 इयर्स। ये क्या चीज है, जैसे देखो मेरे इसमें क्या है, चैप्टर वाइज अरिहंत की,
इसमें क्या है, 32 सालों में नीट में आज तक जितने भी सवाल आए हैं वो सारे दिए हैं। पिछले 32 सालों में नीट में आज तक जितने भी सवाल दिए हैं आए हैं वो सारे इसमें दिए हैं। दूसरा एक आती है 26 इयर्स एम्स। इसमें क्या है, इसमें भी पिछले 26 सालों में एम्स में जितने सवाल आए वो सारे दिए। समझ रहे हैं बात को? तो ये बुक्स हमें लेनी है, ठीक है। और बहुत ही पतली पतली बुक्स हैं ये, हार्डली इस साइज की बुक होंगी, लगभग इतनी थिक। और ये जैसे ये जेई के 10 साल के पेपर है, जेई मेंस चैप्टर, ये देखो जेई मेंस केमिस्ट्री चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें ये नहीं लेनी है, ये सिर्फ मेंस के लिए। अभी जेई वालों को मैं बुक्स नहीं दिला रहा हूँ, जेई वालों को बुक्स में दिलाऊंगा 2 से 2.5 महीने बाद। तो अभी कोई किताब नहीं खरीदनी। अगर अभी रेगुलर क्लास भी चल रही होती और लॉकडाउन नहीं होता तब भी जेई वालों को अभी बुक में नहीं खरीदवाता। नीट वाले ये ले सकते हैं। और ये दोनों बुक्स मुझे लगता है कि आपको हर सब्जेक्ट में आप ले सकते हो। आस्क योर रिस्पेक्टिव टीचर, एसकेडी सर से पूछो, सलीम सर से पूछो, तो आप इकट्ठा ही सेट मंगा लो। वैसे अभी भी आप अगर इसको 4, 5, 6 महीने भी नहीं मंगाते हैं, कोई जल्दी नहीं है, 6 महीने भी आप इनको नहीं मंगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस 6 महीने में इसको मंगा लेना। और अभी तो बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं, कम से कम 1 महीना तो रिक्वायर्ड है ही नहीं, लेकिन बच्चे इतने मैसेज कर रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो 1 महीना तो बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, और अगले 6 महीने में तुम कभी भी मंगा लो। कुछ दिनों बाद मंगाओगे तो इवन ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। बाकी टीचर से भी बात कर लेना कि सर हम क्या ये मंगाएं, ठीक है। उनसे पूछ लो बाकी टीचर से, अगर वो कहते हैं तो मंगा लो, तो आप इकट्ठा ही मंगा लेना। फिर इकट्ठा मंगाओगे तो शायद कुछ डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन था। अब सर पिछली बार एक बात चली थी कि आपने बोला था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है, वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होता। ऐसा क्यों? इस क्यों की बहुत ज्यादा एग्जाम में जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको केवल क्यूरियोसिटी के लिए समझाऊंगा। पहले हम थोड़ा सा लिखेंगे, पहले हम थोड़ा सा याद करेंगे, सवाल करना सीखेंगे कि एग्जाम में क्या आएगा। पहले हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, अगले 20 मिनट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर हम 10 मिनट पढ़ेंगे क्यूरियोसिटी ओरिएंटेड कि सर कैसे ये वेव नेचर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो पहले एग्जाम ओरिएंटेड, तो लिखो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले लिखो, ये पॉइंट तुम्हें आते ही है, फिर समझाता हूं। लिखो पहला पॉइंट कि फॉर ईच मेटल certain minimum amount of energy is required. For each metal certain minimum amount of energy is required for each metal certain minimum amount of energy is required to remove the electron, this energy is known as binding energy, threshold energy. This energy is known as binding energy, threshold energy, or work function of metal. If energy of incident radiation is less, than the binding energy, then no photoelectric effect will take place. इस पॉइंट में क्या बोला कि सिंपल सी बात है कि 80 जूल थी बाइंडिंग एनर्जी, तो मिनिमम तुम्हें टोटल जो बाहर से एनर्जी डाल रहे हो वो क्या होनी चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए।
दूसरा पॉइंट देखो, फिर वही बात, हम मान के चलेंगे कि ये पार्टिकल नेचर है क्योंकि उसी से एक्सप्लेन होता है। फिर जब हम क्यूरियोसिटी वाला पार्ट करेंगे तब एक्सप्लेन करेंगे कि वेव नेचर से क्यों एक्सप्लेन नहीं होता। ठीक है, देखो दूसरा पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन increases with increase in frequency of radiation, frequency of incident radiation। कैसे भाई, E is equal to बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक, इसकी फ्रीक्वेंसी h न्यू, और बाइंडिंग एनर्जी को वर्क फंक्शन लिख दिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। अब ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा, है कि नहीं भाई। मान लो ये तो 80 रहेगा, तो अब अगर ये 100 कर दिया तो ये 100 माइनस 80 तो काइनेटिक एनर्जी 20। इसको और बढ़ा दो 150 कर दो तो ये तो 80 ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 70। इसको 200 कर दो तो ये कितना हो जाएगा 120। इसको 300 कर दो ये कितना हो जाएगा 220। तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे क्या बढ़ेगा ये, क्योंकि ये क्या रहेगा, वर्क फंक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, ठीक, तो यही बात दिखाई कि जैसे जैसे इसकी इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, चाहो तो ये लिखो, तो हम क्या लिखेंगे देखो, ये लिखोगे। अब y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है भाई। ये आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, यहाँ y होता है यहाँ x, तो ये लाइन ऐसे बनती है। तो ये ओरिजिन के कितना ऊपर होता है इसको क्या बोलते हैं c, c बोले तो इंटरसेप्ट। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं स्लोप, इसका स्लोप कितना हो गया m, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक, तो ये ऊपर है यानी c पॉजिटिव है। अगर मान लो ये देखो c नेगेटिव है, ये देखो, तो ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा। ये c पॉजिटिव और यहाँ पे c क्या है, नेगेटिव। तो जब c नेगेटिव होगा तो ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, तो अब देखो इसको कंपेयर करते हैं जरा। ये देखो, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई भाई, और यहां पर क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। तो स्लोप कितनी हो गई h, और इंटरसेप्ट c, ये देखो माइनस हो गया, माइनस h न्यू नॉट। तो ये देखो ये नीचे आएगा, इसीलिए ग्राफ कहां से आएगा, नीचे से। ग्राफ से जीरो के नीचे से क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि भाई स्लोप, ये इंटरसेप्ट क्या आ रही है, नेगेटिव। ठीक, समझ गए। तो फिर से देखो, काइनेटिक, अरे यार एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट है। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होगी, अगर न्यू बराबर न्यू नॉट हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी,
0, ठीक है। ये देखो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी जब न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू नॉट। एक बात बताओ, इससे कम पे ये ग्राफ तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों भाई, जब न्यू इक्वल टू न्यू नॉट होगा, मिनिमम एक बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि निगेटिव तो हो नहीं सकती। खुद बताओ, काइनेटिक एनर्जी निगेटिव तो हो नहीं सकती। तो खुद देखो, अगर जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, ग्राफ कैसे आएगा, देखो यू, अगर जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, तो हम क्या बोलेंगे, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। ठीक है, अगर ये लेस देन न्यू नॉट है तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा नहीं, और ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस पॉइंट पे क्या है, देखो न्यू इक्वल टू न्यू नॉट, और इस रीजन में क्या है, न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस। तो ये ध्यान रखना कि जब तक फ्रीक्वेंसी इससे कम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो नहीं रहा। जब ये इक्वल हो गई, एक दो बच्चों ने ये भी पूछा था सर इक्वल हो जाएगी तो क्या होगा, तो बेटा थ्योरेटिकल है, इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलेगा लेकिन वहीं रह जाएगा। फिर उससे ज्यादा जैसे 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 फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, ये देखो वैसे वैसे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो ये ग्राफ बना लो। ठीक है, तो नो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, therefore ठीक। अगला पॉइंट थर्ड वाला, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब इंसिडेंट रेडिएशन कर लो, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब इंसिडेंट रेडिएशन। इंटेंसिटी क्या होती है भाई, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे इंटेंसिटी बढ़ाने का क्या मतलब है लाइट की, देखिए सिंपल सी बात है। अब देखिए क्या हुआ, अभी इस कमरे में सनलाइट आ रही थोड़ी थोड़ी, ठीक, अब देखो क्या हुआ, पहले से अब ज्यादा रोशनी हो गई, क्यों, ज्यादा लाइट एनर्जी इस रूम में आ रही है, तो मैं क्या बोलूंगा कि लाइट की क्या हुई, इंटेंसिटी बढ़ गई। और एक लाइट जलाई, इधर एक ट्यूबलाइट है वो जलाई, इंटेंसिटी बढ़ गई। अब देखो अब क्या हुआ, लाइट की इंटेंसिटी और बढ़ गई। समझ गए इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मान लीजिए मेरे बॉडी पर एक सेकंड में कितनी लाइट गिर रही है, तो पहले कम गिर रही थी, ये देख लो, अब कम गिर रही है, अब बढ़ गई और बढ़ गई, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाना। ठीक, तो अब जरा मुझे सोच के बताओ कि अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं लाइट की तो क्या होगा, बताओ भाई। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो क्या होगा, और फ्रीक्वेंसी वही रखो, तो सर हमें क्या लग रहा है कि ज्यादा लाइट पड़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। अभी आते हैं उस पर,
फिर भी क्यूरोसिटी वाले सेक्शन में आएंगे। चलो अभी मैं केवल एग्जाम के लिए पढ़ाता हूँ। लिखो, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम as one electron can absorb only one quantum. One electron can absorb only one quantum. ठीक है, मतलब क्या हुआ सर, समझ नहीं आया। देखो बेटा, इंटेंसिटी बढ़ाने का क्या मतलब है, इसको ऐसा समझिए जैसे अभी उड़ीसा में फ्लड आया था, उड़ीसा वेस्ट बंगाल में फ्लड आया था, पायहन करके, सॉरी फ्लड बोल रहा हूँ, साइक्लोन आया था। न्यूज है कि महाराष्ट्र में भी मुंबई गुजरात से निकलेगा साइक्लोन। तो जैसे अभी साइक्लोन आया था वहां पे, क्या बोलते हैं, उड़ीसा में, उड़ीसा और बंगाल में साइक्लोन आया। तो जब उड़ीसा और बंगाल में साइक्लोन आया तो मान लीजिए कि एक शहर में लोगों को बहुत दिक्कत हुई, लोगों के पास खाने का नहीं है, तो सरकार फिर फूड पैकेट्स दे रही है। ठीक है, तो लाइन लगी है फूड पैकेट के लिए। तो एक बात बताओ, जैसे सपोज आप हो, ठीक है, या मान लीजिए कोई आदमी जो खड़ा है, रूल क्या है, मेरे पास 100 फूड पैकेट हैं, मैं सरकार की तरफ से आया हूं, तो रूल क्या है कि एक आदमी को मैं कितने फूड पैकेट दूंगा, सिर्फ एक, है कि नहीं। तो एक आदमी आया, मैंने उसको फूड पैकेट दिया, एक, वो लेके चला गया। दूसरा आदमी आया, उसको एक फूड पैकेट दिया, वो लेके चला गया। अब मुझे ये बताओ, वो जो आदमी मेरे आगे खड़ा है, क्या उसको इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरे पास 100 पैकेट है कि 1000 पैकेट है कि 1,00,000 पैकेट है? उसको सिर्फ किस बात से फर्क पड़ता है? उसको तो मिलना एक ही है ना, क्योंकि रूल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। अब मान लो वो जो आदमी लाइन में खड़े थे वो कौन है, इलेक्ट्रॉन, और जो फूड पैकेट है वो क्या है, क्वांटम ऑफ एनर्जी है, hν। तो अब एक बात बताओ, चाहे इंटेंसिटी बढ़ाई यानी तुमने क्या बढ़ाया, नंबर ऑफ पैकेट्स। इंटेंसिटी बढ़ाई यानी तुमने लाइट बढ़ाई, यानी तुमने क्या बढ़ाई, नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ाए। तो अगर तुम नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ा दोगे, मान लीजिए मेरे पास पहले 100 थे पैकेट, आज 500 पैकेट है, तब भी जो आगे मुझसे फूड पैकेट लेने वाला जो इलेक्ट्रॉन नाम का आदमी खड़ा है, इसको तो एक ही पैकेट मिलेगा। क्या इसको इस बात से फर्क पड़ेगा मेरे पास 100 पैकेट है कि 1000 पैकेट है? नहीं। इसको किस बात से फर्क पड़ेगा कि ये जो पैकेट है इसमें कितना आइटम है खाने का, है कि नहीं। ये जो पैकेट है इसमें कितना आइटम है, तो इसीलिए देखो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही थी, इस पैकेट पर, कि एक पैकेट में कितना फर्क है, एक पैकेट में उसको कितना माल मिल रहा है, इससे उसको फर्क पड़ रहा था। लेकिन काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूले में तुम बताओ कहीं भी क्या नंबर ऑफ पैकेट्स पे डिपेंड कर रही है? नहीं, नंबर ऑफ पैकेट्स पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को केवल कितने क्वांटा मिलेंगे, एक। जैसे मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक, मान लो एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तुम पैकेट्स भेज रहे हो सपोज भाई 100 जूल के, तुमने 10 पैकेट भेजे, इलेक्ट्रॉन एक, बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 80, तो जब ये निकलेगा तो कितनी निकलेगा 20 जूल से। अब तुम्हारे पास पैकेट है 20 पैकेट डाले, तो क्या इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी सर। क्यों? क्योंकि रूल क्या है, पैकेट चाहे जितने भी आए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन केवल कितने पैकेट एब्जॉर्ब करेगा, ओनली 1। इसीलिए तुम कितने नंबर ऑफ पैकेट्स डाल रहे हो, इस बात से काइनेटिक एनर्जी को कोई भी फर्क नहीं। तुम कितने पैकेट्स डाल रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है कि एक पैकेट में कितना आइटम है। तो लिखो, तो देखो इसीलिए, अच्छा ये तो लिखाई दिया मैंने, तो इसीलिए जो काइनेटिक एनर्जी है उसका अगर ग्राफ बनाए इंटेंसिटी से, इंटेंसिटी यानी नंबर ऑफ पैकेट से, तो कैसे बनेगा यू। अब देखिए लाइट चली गई है तो इंटेंसिटी कम हो गई, लेकिन आपको दिख रहा होगा, ठीक। तो ये इंटेंसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी,
तो देखो काइनेटिक एनर्जी जितनी थी कितनी थी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, उतनी ही रहेगी। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी बढ़ाने के साथ चेंज नहीं हो रही। काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज विद चेंज इन इंटेंसिटी। लेकिन अभी हमने ग्राफ पढ़ा था, देखो कौन सा, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही थी किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। ये देखो ये न्यू नॉट है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके साथ चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी के साथ। तो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के साथ चेंज नहीं होती। लिखो ड्रा करो। अगला वर्ड लिखो कि सिंस ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, since on increasing the intensity number of quanta increases, since on increasing the intensity number of quanta increases, therefore number of ejected electron also increases, therefore number of ejected electron also increases, so photo current will also be increased, so photo current will also be increased। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि एक आदमी को तो एक ही पैकेट मिलेगा, सिंपल सी बात है, तो कितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रॉन की। लेकिन अगर मान लो मेरे पास 100 पैकेट हैं तो मैं कितनों को दे दूंगा, 100 को। और अगर मेरे पास 1000 पैकेट है तो अगर मेरे पास 100 पैकेट है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 100। अगर मेरे पास 1000 पैकेट है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 1000। अगर मेरे पास 10,000 पैकेट है तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, 10,000। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते चले जाएंगे जो निकलते हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वैसे वैसे क्या होगा, ज्यादा करंट आएगा। नंबर ऑफ, क्योंकि करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ही ज्यादा क्या बहेगा, करंट। तो लिखो, अच्छा लिखा तो दिया ही है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ये देखो करंट जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बढ़ रहे हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। ये किसके प्रोपोर्शनल है भाई, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। भाई सिंपल सी बात है, अगर नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी जो निकला है वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। और याद करो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, ये किसके प्रोपोर्शनल था, फ्रीक्वेंसी के। इसका इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं था, इंटेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, ठीक। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कितना करंट बहेगा,
वो किस पे डिपेंड करता है? वो फ्रीक्वेंसी पे नहीं डिपेंड करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी पे। हाँ, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है हमेशा क्या होनी चाहिए? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि यहां पर आप वीडियो पॉज करके 146 और 147 करें पहले। अगर क्लास में होते तो मैं आपको ये 2 सवाल कराता। ठीक है, ये 2 सवाल करिए, फिर वीडियो आगे कंटिन्यू करिए। ठीक, और अब क्या है, इस वीडियो में बस मैं यही समझाऊंगा कि क्यों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होता। ये एग्जाम में नहीं आना, इसका कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन है नहीं, तो इसको देखकर आप और आगे कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अभी ये जो सब चल रहा है, इसमें जो फिजिक्स लग रही है वो फिजिक्स लग रही है जो आप इवन IITs में पढ़ते हैं या जो BSc में पढ़ते हैं, वो फिजिक्स यूज होगी, तो वो आपको अभी आती नहीं। तो अगर आप देखेंगे आगे का वीडियो तो इट कैन डू यू मोर हार्म देन गुड। आपको नुकसान भी हो सकता है आप आगे कंफ्यूज हो जाए। तो अगर आप आगे देख रहे हैं तो देखिए, ये सिर्फ क्यूरोसिटी के लिए पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ जाता बेटा अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तब भी कोई ऐसी बात नहीं, एग्जाम में नहीं आना। ठीक, अब आप क्या कर सकते हैं, पूरी शीट करिए और आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो वेव नेचर से एक्सप्लेन क्यों नहीं हुआ। देखो, मान लो मेटल सरफेस है, वेव याद करो, इसको क्या बोलते थे? वेवलेंथ। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ठीक, और एनर्जी ऑफ वेव कहीं ना कहीं एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ये सब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गई वेवलेंथ। ये तो अब देखो, इन दोनों वेव्स में वेवलेंथ सेम है, लेकिन इस वेव की क्या है? एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि इसका क्या ज्यादा है? एम्पलीट्यूड। ठीक, तो इसकी एनर्जी ज्यादा, इसकी एनर्जी कम। इन दोनों में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि नहीं? फ्रीक्वेंसी यानी 1 सेकंड में कितनी वेव्स, तो 1 सेकंड में इसमें ज्यादा वेव्स पास होंगी, इसमें क्या होगी? कम वेव्स पास होंगी। तो अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, तो पहली बात, एक बात बताओ, अगर ये वेव है, ठीक है, अगर मान लो मैं यहां पर कम इंटेंसिटी की वेव दे रहा हूं, ये देखो लेस, इसकी इंटेंसिटी क्या है? कम है। ठीक, याद करो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हिस्ट्री, तकरीबन 1877 के आसपास, या जो भी ईयर था 1877 के आसपास, इसको हर्ट्ज ने पहली बार ऑब्जर्व किया था। फिर 1905 में आइंस्टीन ने ये सारा एक्सप्लेनेशन जो आपको पढ़ाया, ये आइंस्टीन का था, और लगभग 20, 25, 30 साल ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया, क्योंकि लाइट को क्या मान रहे थे? वेव। जब आइंस्टीन ने पहली बार इसको एक्सप्लेन किया, किससे?
पार्टिकल नेचर है। 1900 में क्या आ चुकी थी, प्लैंक की थ्योरी, E इक्वल टू एच न्यू, लेकिन कोई भी उसको सीरियसली लेता नहीं था। उसने बस थ्योरी दी थी, ऐसे ही पड़ी हुई थी, किसी को उसकी वैल्यू नहीं थी। लेकिन आइंस्टीन ने उसकी थ्योरी को यूज करके इसको एक्सप्लेन किया, और इसी के लिए आइंस्टीन को नोबेल मिला था। हालांकि हम आइंस्टीन को जानते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, लेकिन आइंस्टीन को उसके लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला था। ये देखो, इसकी इंटेंसिटी कम है और इसकी इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो इंटेंसिटी कम ज्यादा का क्या मतलब, फिर से एक बात, ये देखो लाइट की इंटेंसिटी क्या है, कम है, मेरी बॉडी पे कम लाइट पड़ रही है 1 सेकेंड में, अब देखो ज्यादा पड़ रही है। तो अगर तुम सोच के देखो तो सिंपल सी बात है, अगर ये वेव है तो इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी देगी, तो यहां इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और यहां इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, बहुत फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा एनर्जी दे रहे हो तो वेव अगर आएगी तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी देगी, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। यानी इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, और इंटेंसिटी कम होने से काइनेटिक एनर्जी कम होनी चाहिए। ये कब होगा, इफ लाइट वाज अ वेव। अगर लाइट वेव है तो क्या होना चाहिए, इंटेंसिटी कम होने से काइनेटिक एनर्जी कम होनी चाहिए, इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की बढ़नी चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला कि, एक मिनट बेटा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला, एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। तो ये कैसे, ये तो वेव नेचर के अगेंस्ट जा रहा है कि भाई ये वेव है, ठीक, तो ये कम एनर्जी की वेव है, कम इंटेंसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कम है, और ये ज्यादा इंटेंसिटी की है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा क्यों सर, तो ये क्यों एक्सप्लेन नहीं हो पाया। अब देखो ये क्यों कैसे वेव नेचर से एक्सप्लेन हो पाता है, ठीक है, ये अभी आपको बताइए। भाई इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। कब फर्क पड़ेगा, जब तुम एक पैकेट की एनर्जी बढ़ाओगे। अब ये देखो दूसरा, पहले तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट क्या था कि जैसे ही तुम लाइट ऑन करते हो तुरंत करंट आने लगता है, और जैसे ही ऑफ करते हो तुरंत, मतलब कोई डिले नहीं होता। जैसे प्रैक्टिकली हम देखते हैं, अगर मैं लाइट का स्विच, ये बल्ब लगा है, अगर मैं ऑफ करूं तो ये बल्ब ऑफ हो जाता है, अगर मैं ऑन करूं तो ये बल्ब ऑन हो जाता है, तुरंत हो जाता है, ये कोई डिले तो होता नहीं। ऐसा तो नहीं मैंने इसको ऑन किया और 1 सेकंड बाद ऑन हुआ, है कि नहीं। तो अगर लाइट वेव है तो क्या बोला गया कि कुछ टाइम लगना चाहिए था कि लाइट की वेव एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर होती, कुछ तो टाइम लगना चाहिए, बट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट देयर वाज नो टाइम लैग। अगर लाइट वेव होती तो क्या होना चाहिए था, अगर लाइट वेव होती तो, बोलो भाई क्या बोलते हैं, अगर लाइट वेव होती तो क्या बोल रहा है, कौन सा पॉइंट, हाँ, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगना चाहिए था कि वेव अपनी एनर्जी इसको ट्रांसमिट करे। इतना तुरंत वेव एनर्जी अपनी जो है वो ट्रांसमिट नहीं कर पाती, लेकिन ये क्या हुआ, तुरंत खट से निकल गया। तो ये भी एक क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन क्या था कि काइनेटिक एनर्जी डजंट नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, ठीक, दूसरा कोई टाइम लैग नहीं। तीसरा क्वेश्चन कि भाई अगर मान लो हम कम फ्रीक्वेंसी की देते हैं, मान लो इसको कम फ्रीक्वेंसी की देते हैं एनर्जी, तो भी क्या हुआ, हम ज्यादा टाइम तक देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे, और वेव अगर है लाइट तो ये एनर्जी अब्सॉर्ब करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, और ऐसा एक टाइम आएगा जब ये बाइंडिंग एनर्जी से आजाद हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है,
मान लीजिए बाइंडिंग एनर्जी 80 जूल है, इस केस में मैं एक बार में कम एनर्जी दे पा रहा हूं। और अगर वेव है तो वेव में सोचो एनर्जी ट्रांसमिट होने में टाइम लगना चाहिए। तो अगर मान लो मैं 10 जूल की लगातार इसको एनर्जी देता रहूं, तो 15, 20, 25, 30 मिनट, 1 घंटे बाद तो होगा कि इसको 80 जूल एनर्जी मिलेगी और ये निकल जाएगा। इसमें फ्रीक्वेंसी से क्या फर्क पड़ता है अगर लाइट वेव है? भाई तुम धीरे धीरे करके भर रहे हो, भाई ये बॉटल है, या तो ड्रॉप 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 करके भरो तब भी तो भरी जाएगी ना, या तो इकट्ठा भर दो। तो अगर लाइट वेव है तो लाइट धीरे धीरे यहाँ आनी चाहिए थी और धीरे धीरे इसको एनर्जी लगातार मिलती रहनी चाहिए। और आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, 1 घंटे 2 घंटे बाद इस इलेक्ट्रॉन को क्या होना चाहिए था? निकल जाना चाहिए था। मतलब कि कोई भी मिनिमम फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए थी, कि जब इलेक्ट्रॉन ना निकले। लेकिन क्या था? एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी, जिससे कम पर क्या था? नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है कि नहीं? जिससे कम पे क्या था? कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं था। तो ये 3 कारण थे, ये 3 क्वेश्चन थे जो लाइट का वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या फिर से देखो, काइनेटिक एनर्जी, भाई ये कम इंटेंसिटी की लाइट भेज रहे हैं तो कम एनर्जी वेव ट्रांसमिट करेगी, यहाँ ज्यादा की भेज रहे हैं तो ज्यादा ट्रांसमिट करेगी। तो इसको खट से निकलना, ज्यादा तेजी से निकलना चाहिए, इसको क्या है? कम तेजी से निकलना चाहिए। ठीक, लेकिन ये चीज एक्सप्लेन नहीं हुई। दूसरा, कोई टाइम लैग नहीं था। टाइम लैग का मतलब क्या है कि जब वेव एनर्जी ट्रांसमिट करती है अपनी तो थोड़ा टाइम लगता है। वो टाइम 1 सेकेंड भी मान लो, तभी 1 सेकेंड का भी डिले नहीं था। मतलब तुमने लाइट ऑन की, खट, और ये करंट बहने लगा, फोटो करंट, तो क्यों बहने लगा? तीसरा, भाई लाइट धीरे धीरे एनर्जी तो अपनी ट्रांसमिट करती रहेगी, और अगर ये न्यूक्लियस से बंधा हुआ भी है तो भी इसको भाई धीमे धीमे निकल जाएगा। तुम धीरे 80 जूल एनर्जी चाहिए, तुम उसको लगातार एनर्जी देते रहोगे, इसकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और 1 घंटे में तो ऐसा होगा कि इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 80, और ये फटाक से निकल जाएगा। ठीक, तो सर ये वाला आप कैसे एक्सप्लेन करोगे उससे, फोटो इलेक्ट्रिक पार्टिकल नेचर से? सपोज करिए ये बॉटल है, ठीक है, इस बॉटल को मुझे इस टेबल से गिराना है। ठीक, तो अब मैं पैकेट लेता हूं, सपोज ये चाबी में फेंकता हूं इसके ऊपर, तो ये चाबी में कितनी भी, चाबी फेंकने से तो गिरा नहीं, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। चलिए छोड़िए, ये बस समझिए कि ये मेन 3 रीजन थे जिसकी वजह से वेव नेचर क्या हुआ? फेल हो गया। ठीक, अब आप इसको कर लीजिए सारा शीट। अगले लेक्चर पे मैंने सिर्फ और सिर्फ ये शीट डिस्कस करनी है, पूरा कर डालिए। रदरफोर्ड वाला भी आपने एक्सपेरिमेंट करना, 9th-10th में पढ़ाई होगा, मैं जब पढ़ाऊंगा तो पूरा डिस्कस कर दूंगा। फिर हम ये कर लेंगे तो हमारा पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। पार्ट 1 का क्या मतलब है सर? क्लासिकल, मतलब पुराना, जिसको आज हम यूज नहीं करेंगे। ये हिस्ट्री है बेसिकली, जितना आप ये पढ़ रहे हैं दिस इज हिस्ट्री। जो भी अब इसके बाद आएगा वो नया होगा, उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।